welcome in the next session in the crash course series organized by Legal Edge After College. आज के इस सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज इस सेशन में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस और अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगी जो क्लैट के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है, लेस देन 5-7 डेज आपका एग्जाम आने वाला है। एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज आपके साथ वो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस करूंगी ऐसे लेजिस्लेशंस के जो या तो अभी अभी एक्ट बने हैं या फिर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस में किए गए हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो अटेंड टुडेज सेशन. Do let me know if you want me to discuss something else also beyond this in the chat box. And trust me, this session will be very helpful for you in the upcoming CLAT examination. पहला लेजिस्लेशन आज का जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया, क्या इससे पहले हमारे पास लेजिस्लेशन था? पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, तो इसका आंसर है हाँ, इसके पहले भी हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। लेकिन फिर नया एक्ट लाने का रीजन क्या है? कोविड के टाइम पे एक चीज हमने नोटिस करी कि लोगों का बिजनेस जो पहले ऑफलाइन चलता था वो अब ऑनलाइन हो गया। ठीक है, अब जहां ऑनलाइन मार्केट, अब हम लोग भी Amazon, फ्लिपकार्ट इससे अपने प्रोडक्ट्स मंगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कन्वीनियंट समझते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन शॉपिंग दीज डेज. नाउ द एंटायर पॉइंट ऑफ हैविंग अ न्यू लेजिस्लेशन इज दैट द ई मार्केट, द मार्केट विच इज देयर, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ अप्लाई करेगा? मार्केट में अप्लाई करेगा, जहां कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस मिल रही है। तो ये प्रोडक्ट मार्केट पे भी अप्लाई करता है और ये सर्विस मार्केट पे भी अप्लाई करता है। अब एक चेंज जो बहुत बड़ा 2019 का एक्ट लेकर आया वो ये था कि ये प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट दोनों के केस में कवर करने लगा, दैट इज ऑफलाइन मार्केट एंड ऑनलाइन मार्केट बोथ। तो हम लोगों ने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स इसमें डाले। इस एक्ट से लेजिस्लेटर्स ने ट्राई किया कि जो मार्केट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बिग लैक्यूना था पहले तो उसे कवर किया जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मार्केट। फिर बहुत सारे प्रोसीजरल चेंज इससे इंट्रोड्यूस हुए, नई अथॉरिटीज इसमें एस्टैब्लिश हुई, उनका काम यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, थोड़ा स्पीडी डिस्पोजल बनाया, थोड़ा ई मैकेनिज्म की तरफ लेजिस्लेशन को शिफ्ट किया टू कोप अप विद द न्यू एंड डायनेमिक टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग अप हियर. नाउ व्हाट इज द एंटायर बेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो कोई भी सर्विस ले रहा हो या कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हो, उस प्रोडक्ट या सर्विस में से उसे प्रोटेक्ट करना इज द बेसिक एम ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसका नाम ही बोलता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इसका बेसिक काम है. अब मैं आपके साथ वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस करती हूँ जो स्पेसिफिकली जिसके थ्रू चेंज लाया गया इस लेजिस्लेशन में, जो नीड थी इस नई लेजिस्लेशन की. ना 2019 में हम इस एक्ट को लेकर आए. इस एक्ट ने सबसे बड़ा काम किया, कंज्यूमर की डेफिनेशन को वाइडन कर दिया. अब कैसे वाइडन करा? कंज्यूमर की डेफिनेशन को सिंपली बोल दिया हुएवर बाइज और अवेल्स. बाइज किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए. अवेल्स किसके लिए? सर्विस के लिए. कोई भी ऐसा इंसान जो या तो बाय करे या किसी सर्विस को अवेल करे फॉर हिमसेल्फ. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल राइट, क्योंकि ये डेफिनेशन एक्सक्लूड करती है कमर्शियल पर्पस. मतलब यदि मैंने कोई प्रोडक्ट किसी से लिया है और मेरी एक शॉप है उसी प्रोडक्ट की, तो मैंने होलसेलर से लिया और मैं रिटेल में उसको आउटलेट कर रही हूँ, दिस इज नॉट कवर्ड एज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर वही है जो अपने एंड यूज के लिए उस प्रोडक्ट को ले और इस सर्विस को ले. तो ये बातें क्लियर की गई और इस डेफिनेशन के चेंज से बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो पहले कंज्यूमर के डेफिनेशन में एक्सक्लूडेड थे वो कवर होने लगे. उसके बाद अथॉरिटीज एस्टैब्लिश हुई. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज? सेक्शन 10 के अंदर दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज बेसिकली. तो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर जो है वो सेक्शन 10 का बहुत इंटीग्रल पार्ट है. अब इसे कौन इंश्योर करता है? इसे इंश्योर करती है ये अथॉरिटीज. एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको एस्टैब्लिश किया गया है इस एक्ट के अंदर. जिसका बेसिक काम है, जिसका
जिसका बेसिक काम है किसी भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रमोट करना, ठीक है, और कंज्यूमर के राइट्स को एनफोर्स करना। सिर्फ राइट्स मिलना एडिक्वेट नहीं होता है, उसका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दिस मैकेनिज्म दिस एक्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसका बेसिक काम ही है ये सब चीजों को करना। ऑलराइट, इसका एक और काम है रेगुलेट करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ठीक है। कोई भी यदि मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है तो उसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, किस फॉर्मेट में रेगुलेट किया जाएगा, ये इसका काम है। अब इनका काम हो गया इंश्योर करना। सेक्शन 28 में बात आई कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट कमीशन की। इसका क्या काम है? इसका बेसिकली काम है सेक्शन 28 के अंदर एंटरटेन करना जो भी कंप्लेन्स हैं, वॉट एवर कंप्लेन्स आर देयर, उन कंप्लेन्स को एंटरटेन करना। अब एक कंज्यूमर है, कोई किसी ने ऑफेंस कमिट किया, इस एक्ट के अंदर नए नए ऑफेंसेस भी दिए गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। अब कोई कंज्यूमर है, उसने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस, उसके साथ कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ बाय अ बायर, वो कहाँ जाएगा? क्या वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जाएगा? नहीं, वो जाएगा कंज्यूमर रिड्रेसल ट्रिब्यूनल के पास, वहां पे वो फाइल करेगा कंप्लेन, और फिर एक कमीशन और डिस्प्यूट कमीशन का काम है कि वो उस कंप्लेन को फटाफट डिस्पोज ऑफ करे, ठीक है। अब किस चीज की कंप्लेन? दो कॉन्सेप्ट इसमें इवॉल्व हुए, एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है, टेक्निकली प्रोडक्ट लाइबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग यहां पर ये है कि एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट सेलर, इन तीनों का ऑब्लिगेशन होगा यदि प्रोडक्ट में कोई भी कमी निकलती है तो। यदि प्रोडक्ट में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज आई जो अडायर नहीं कर रही है उसके डिस्क्रिप्शन को, या फिर प्रोडक्ट ही डिफॉल्टेड है, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बात आएगी, तो यहाँ पे तीनों की लाइबिलिटी इस एक्ट ने एनफोर्स करी, मैन्युफैक्चर की, सर्विस प्रोवाइडर की और प्रोडक्ट सेलर की। हमने टॉर्च में एक बहुत फेमस केस पढ़ा है, द जिंजर बियर केस, जिसमें उस जिंजर बियर के अंदर से एक अनवांटेड एलिमेंट निकला था जो हेल्थ के लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं था। अब वहां पे बात हुई थी मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी होगी कि सर्विस प्रोवाइडर की लाइबिलिटी होगी। इसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट लाइबिलिटी का, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें किस किस की लाइबिलिटी होगी? उसमें मैन्युफैक्चर की तो लाइबिलिटी है क्योंकि प्रोडक्ट उसने बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर की भी लाइबिलिटी है और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की भी लाइबिलिटी है। तो अब इन तीनों में से कोई भी नहीं बच सकता यदि उस प्रोडक्ट के साथ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके थ्रू कंज्यूमर जाके अप्रोच कर सकता है कंज्यूमर रिड्रेसल डिस्प्यूट कमीशन को। ऑलराइट, फिर इंट्रोड्यूस हुआ ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ द कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड ओवर द पोर्टल ऑल्सो डायरेक्टली। So now you do not have to rush to the government offices and file the particular application. तो आप डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू भी इसको फाइल कर सकते हो। ऑलराइट, अब बात है लास्ट जो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या चीज है यार? सिंपल सी बात है, आफ्टर केस पुट्टुस्वामी जजमेंट प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है डेटा शेयरिंग का, ठीक है। अब ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं, स्पेशली कंज्यूमर्स इन द ई कॉमर्स मार्केट, उनके पास एक्सेस होता है टू अ लॉट ऑफ डेटा विच हैज सम पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो, ठीक है, which the consumer doesn't want you to share anywhere else. So unfair trade practices introduce करके ये पूरा लैक्यूना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने फुलफिल करा, जहां पर यदि इलीगल पर्सनल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करता है कोई भी सेलर, मैन्युफैक्चरर या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, देन ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कैन बी सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट और विल बी एलिजिबल टू गेट पनिशमेंट ऑल्सो. So it imposes a criminal as well as a civil liability on the trader. Alright, so it's very important parameter क्योंकि हमने डेटा प्राइवेसी के एस्पेक्ट को कवर किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ऑलराइट, तो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंस में दी गई है वो आपने शेयर कर दी. नाउ सी व्हाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स कवर नहीं करता, सर्विसेज भी कवर करता है. अब अपने कोई सर्विस लेते वक्त अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किया,
with the distributor or seller of the service provider in confidence, क्योंकि वो important था, और यदि वो डेटा आगे शेयर हो जाए then the service provider will be committing a criminal offense and a civil offense both under Consumer Protection Act, तो उसके ऊपर punishment लगाई जा सकती है. इसके अलावा जो एक और important provision आया वो आया ADR mechanism introduce करा in the new Consumer Protection Act. Now what is this ADR mechanism? Alternative Dispute Resolution. सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी जो है वो बहुत सारे मैकेनिज्म्स देता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जैसे कि उसमें बात की गई है मीडिएशन की, कंसिलिएशन की, एक्सेट्रा. ऑलराइट, यहाँ पे बोला है कि यदि कभी भी कंज्यूमर या सेलर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट उठता है देन द पार्टीज मे रिजॉर्ट टू मीडिएशन, एंड दिस इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो मीडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एम्बॉडी अपॉन कर रखा है. तो एडीआर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि हम स्पीडी डिस्पोजल कर सके इन मैटर्स का, और ये मैटर्स लिंगर ऑन ना करे, पेंडिंग ना रहे. So overall, this legislation was very important and very magnificent, very important changes have been introduced in the Consumer Protection Act by enforcing this specific legislation in 2019. राइट. हाँ, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है. आज के टाइम पे सारे बिजनेसेस एडवर्टाइजमेंट से चल रहे हैं. एडवर्टाइजमेंट ही हमें प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब यदि कोई भी कंपनी, कोई भी सेलर, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एज इन उसके प्रोडक्ट के बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन हो, गलत पैकेजिंग दे, कुछ भी विच इज नॉट इन कॉन्सोनेंस टू द प्रोडक्ट ही इज सर्विंग टू द कंज्यूमर, तो तब भी ये एक ऑफेंस है एंड ही विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट. तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पोर्ट्रे करना अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. राइट. सो दिस इज इट. इसके अलावा हमें एक और बात यहाँ पे पता होनी चाहिए. सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 3 के अंदर दे रखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. अब इसका काम क्या है? इसका काम है एडवाइजरी. काउंसिल का बेसिकली यहाँ पे ये काम है कि वो एडवाइजरी बॉडी रहेगी ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज. तो कोई भी नया अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आए, कुछ भी नया आए जिसके लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपनी लेजिस्लेशन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी, वो काम होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, दैट इज एडवाइजरी वर्क इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एरिया. सो ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये बातें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. हाँ, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2019. नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? इसके पहले हमारे पास 2000 का लॉ था. 2015 में हम नया लेजिस्लेशन आए. क्यों लेकर आए? निर्भया केस आपको पता होगा. निर्भया केस के अंदर एक सस्पेक्ट था जो जुवेनाइल क्लेम कर रहा, जुवेनाइलिटी क्लेम कर रहा था. निर्भया केस के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया जुवेनाइल को डिफाइन करना. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लेकर आना, एज को लेके, बहुत सारे डेफिनेशंस को लेके. सो दिस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय 2015 लेजिस्लेशन. नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट changes were, and this 2015 legislation is amended in 2021. तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. प्लस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो किसी इंपॉर्टेंट केस के अंदर भी डिस्कस किए हैं हमने, इसलिए भी ये एक्ट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 2015 से क्या इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, फिर हम लोग 2021 के अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे. अब 2015 का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था ये दिल्ली गैंगरेप के बाद आया. इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसके अंदर ऑफेंसेस को 3 डिविजन्स में डिवाइड करा. ठीक है, ये जो 3 डिविजन्स थे ये थे वेरी पिटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनियस ऑफेंसेस. ठीक है,
Nirbhaya gang rape was one of the very heinous crime which was committed against the girl. So regarding keeping in mind that जुवेनाइल के अंदर भी ये तीन चीजों में हमने डिविजन्स करे, उसके बाद हमने कारा एस्टैब्लिश करा. कारा मतलब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. जुवेनाइल जो है वो जुवेनाइल्स के ट्रायल को तो कवर करता ही है, साथ में अडॉप्शन को भी रेगुलेट करता है. ये हमें कभी कभी नहीं पता होता है और इसी से कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, ऑलराइट, एंड पॉसिबिलिटी भी आने की, तो ये हमें पता होना चाहिए. तो कारा एस्टैब्लिश हुई 2015 के एक्ट में. ऑलराइट. फिर ये आया कि कोई भी चाइल्ड जो है उसे जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के नाम से हमने बोला ना, हु इज अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ? एनी चाइल्ड हु इज कमिटिंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंस इज अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ. ठीक है. अब एक सिंपल सी बात थी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट जो लॉ है, इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, मतलब जिसने जो ऑफेंस किया उसको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा. ये हम 2015 के एक्ट से लेकर आए. ऑलराइट. लेकिन हम यहाँ पर ये बात भी लेकर आए, हमने यहाँ पर ये बात भी की कि हमने जो अडल्ट को डिफाइन करा वो हमने बिटवीन 16 टू 18 ईयर्स किया, स्पेसिफिकली फॉर हीनियस क्राइम्स. तो जब भी कोई हीनियस क्राइम कमिट होता है तो कोर्ट कंसिडर करेगा कि ये जो 16 टू 18 ईयर्स में यदि वो फॉल कर रहा है तो क्या उसका मेंस रिया था वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के लिए. यदि था तो फिर उसके हिसाब से उसे ट्राई किया जाएगा. ये हम 2015 के एक्ट से ले आए थे. फिर यदि मैं बात करूं जुवेनाइल की डेफिनेशन के, तो जुवेनाइल चाइल्ड भी इंक्लूड करता है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी इंक्लूड करता है, हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो अब सिंपल सी बात है कि ये जो पूरा एक्ट था 2015 का, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लेकर आया जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके अलावा सेक्शन 4 के अंदर एक सोशल सर्विस का प्रोविजन भी दे रखा है कि जब भी कोई जुवेनाइल या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ होगा, जैसे गलती हुई है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, और तो उसको रिफॉर्म करने के लिए वी विल प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस. उससे कम्युनिटी सर्विस कराओ ताकि वो थोड़ा सा, अब उसका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा इवॉल्व हो. अब इसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही इंटीग्रल अमेंडमेंट्स आए इन 2021, जिसके अंदर सीरियस ऑफेंसेस को फर्दर डिवाइड करते हुए डिवीजन क्यों किया, पनिशमेंट की ग्रेविटी इंक्रीज करने के लिए ये डिवीजन किया. हमने सीरियस ऑफेंसेस को सीरियस एंड मोर सीरियस को ही हमने हीनियस में कवर करा. ठीक है. अब सीरियस के लिए हमने पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करी 3 से 7 साल के बीच में, मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम 7. और ये 2 क्लॉज 54 के अंदर नए डेफिनेशन के फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस हुआ. बात करूं हीनियस की तो इसमें हो गया 7 एंड मोर, 7 साल से ऊपर की सजा हीनियस क्राइम में मिलेगी एक जुवेनाइल को भी, यदि वो हीनियस क्राइम कमिट करता है तो. ठीक है. ये 2 क्लॉज 38 में आ गया. उसके बाद जो नया अमेंडमेंट लेकर आए ये डिवीजन ऑफ सीरियस ऑफेंसेस है. जो दूसरा अमेंडमेंट आया वो अडॉप्शन मैकेनिज्म का अमेंडमेंट आया. ना व्हाई दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट वाज इन न्यूज. अडॉप्शन मैकेनिज्म में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काफी सारी पावर्स दी गई हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अब काम हो गया है स्क्रीन करना कि जो लोग अडॉप्शन करना चाह रहे हैं उनका कोई स्पेसिफिक इल मोटिव तो नहीं है टेक्निकली. तो पूरा का पूरा अडॉप्शन मैकेनिज्म जो था दैट हैज बीन गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया अंडर सेक्शन 61 ऑफ द एक्ट. and this is a very important change which has been made by amendment 2021. पहले ये मैकेनिज्म इतना इतना प्रॉपरली इफेक्टिव नहीं था. उसको इफेक्टिव करने के लिए, टाइम बाउंड करने के लिए ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई रिगार्डिंग अडॉप्शन मैकेनिज्म. ऑलराइट. देन एक और कॉन्सेप्ट जो 2021 से इंट्रोड्यूस हुआ वो ये हुआ कि अब जितने भी ऑफेंसेस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कवर हैं वो सब स्पेसिफिकली ट्राइड होंगे बाय द चाइल्ड कोर्ट. ये एक्सेप्शन या ये एक्सेप्शनल पावर पहले नहीं थी 2015 के एक्ट में, ये हम 2021 के एक्ट से लेकर आए. और ये सब हम लोग 2021 के एक्ट से लेकर आए. और इस एक्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दिया टू स्क्रीन वर्क फॉर जुवेनाइल.
इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली उनके एरिया में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं ये चेक करना उनका ड्यूटी हो गया आफ्टर 2021 अमेंडमेंट, और ये इंश्योर करना उनका ड्यूटी हो गया कि इफेक्टिवली ये सब जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस, बिकॉज द एक्ट नेम इज नाउ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। सो ये सब चीजें इफेक्टिवली अडॉप्शन मैकेनिज्म, ये सीरियस ऑफेंसेस वाला प्रोविजन, वेदर दे आर मेड प्रॉपरली एप्लीकेबल और नॉट, द फंक्शनिंग ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट, द फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ये सारा पावर्स और सारा ड्यूटी नाउ हैव बीन एम्पावर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ देयर स्पेसिफिक jurisdiction. So these important changes has been made in Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2022 पे। 2022 जनवरी में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट इफेक्टिव हुआ है हमारी कंट्री में। सरोगेसी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एलेट एग्जाम में भी, एनएलयूडी के पेपर में भी, तो स्कोप तो है भाई इससे क्वेश्चन आने का, तो इसको हम प्रॉपरली कवर करते हैं। सरोगेसी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, सरोगेसी का मीनिंग होता है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ वूम ऑफ अ मदर विच इज नॉट देयर बायोलॉजिकल मदर। ठीक है, किसी और के थ्रू बर्थ ऑफ चाइल्ड का प्रोसेस है सरोगेसी बेसिकली। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इस एक्ट ने आके कमर्शियल सरोगेसी को कर दिया टोटल बैन। कमर्शियल सरोगेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था बहुत टाइम से और डिबेटेबल इशू था। कमर्शियल सरोगेसी मतलब इफ द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू नेचुरली कंसीव, दे मे पे अ वेरी लार्जर अमाउंट टू द सरोगेट मदर फॉर टू कैरी देयर चाइल्ड इन हर वूम। ना सिंपल सी बात है यार, कमर्शियल सरोगेसी वॉज अ काइंड, दिस वॉज वेरी डिबेटेबल कि कमर्शियल सरोगेसी अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट दिस एक्ट केम एज अ आंसर टू द क्वेश्चन दैट कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्या सरोगेसी पूरी तरीके से बैन कर दी इस एक्ट ने? नहीं, इस एक्ट ने सरोगेसी बैन नहीं की, इस एक्ट ने सिर्फ आके कमर्शियल सरोगेसी बैन की। तो एक बात जो हमें बात याद रखनी है वो कमर्शियल सरोगेसी है। अब इस एक्ट ने दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी दी। पहला, एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर सरोगेसी पेरेंट्स। ठीक है, जो पेरेंट्स किसी और से सरोगेसी करवा रहे हैं उन पेरेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सिंपल सी बात है कि वुमेन को 25 से 50 साल के बीच में होना चाहिए और मैन को 26 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। ये किसके, ये सरोगेट पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब वो सरोगेसी करा रहे हैं तब उनका कोई लिविंग चाइल्ड नहीं है, ना ही बायोलॉजिकल, ना ही अडॉप्टेड, ना ही एनी अदर सरोगेट चाइल्ड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल भी नहीं है, अडॉप्टेड भी नहीं है, दूसरा सरोगेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी चाइल्ड किसी भी तरह से लिविंग नहीं होना चाहिए, तभी वो सरोगेसी करा सकते हैं, अदरवाइज वो सरोगेसी करा ही नहीं सकते। ऑलराइट, प्लस इट्स इसेंशियल दैट दे गेट अ सर्टिफिकेट। ये इसेंशियल है कि वो एक सर्टिफिकेट लें। किससे लेंगे वो ये सर्टिफिकेट? वो ये सर्टिफिकेट लेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोर्ड से। ठीक है, दैट दे आर प्रूवन इनफर्टाइल। जब तक वो ये सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं कि वो खुद कंसीव नहीं कर सकते हैं, तब तक वो सरोगेसी के लिए जा ही नहीं सकते। सो दे डू रिक्वायर एन एसेंशियल सर्टिफिकेट which establishes that they cannot conceive through normal process. उनका इनफर्टाइल सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा तब तक वो इस सरोगेसी के लिए जा ही नहीं सकते। बेसिक सरोगेसी। Now, what is the eligibility of a surrogate mother? The surrogate mother should be between 25 to 35 years and she should be a close relative of the surrogate parents. तो अब इसका क्या मतलब है, कमर्शियल तो करा नहीं सकती मैं, ठीक है, पर मैं अपनी क्लोज रिलेटिव से सरोगेसी करवा सकती हूँ। बस पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो 25 से 30 साल की होनी चाहिए एंड शी कैन बी अ सरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ। सिर्फ एक बार वो अपनी पूरी लाइफ में सरोगेट मदर बन सकती है, उसके अलावा वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। प्लस शी शुड बी मेडिकली फिट, she should be medically fit to conceive. Only then she can be a surrogate mother, otherwise she cannot be a surrogate mother. उसके बाद इस एक्ट के थ्रू नेशनल सरोगेसी बोर्ड
और स्टेट सरोगेसी बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर किया विद इन 90 डेज ऑफ पासिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, प्लस इसी एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटर्स ने कॉन्सेप्ट इवैल्यूएट किया सरोगेसी क्लिनिक्स का। नाउ व्हाट इज दिस सरोगेसी क्लिनिक्स? सरोगेसी क्लिनिक्स भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा अंडर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नाउ मेनी ऑफेंसेस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ऑफेंसेस रिगार्डिंग कमर्शियल सरोगेसी एंड द पेनल्टीज वर आल्सो इम्पोज्ड। कोई भी कमर्शियल सरोगेसी करता है, इलीगली एक्सप्लॉइट करता है, अबैंडन करता है किसी सरोगेट चाइल्ड को कोई पेरेंट्स, या फिर सेलिंग ऑफ एम्ब्रियोज का कॉन्सेप्ट या बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, then he may be punishable for imprisonment up to 10 years and a fine of 10 lakh rupees। सरोगेट चाइल्ड को अबंडन करना भी ऑफेंस है, सरोगेट मदर के साथ कुछ भी उनको अबंडन करना भी ऑफेंस है। सो ओवरऑल कमर्शियल सरोगेसी में एंटर करना भी ऑफेंस है। सो मेनी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2022 and these criteria were fulfilled by the court। These criteria were laid down by the legislature कि कब आप सरोगेसी में एंटर कर सकते हो और कब आप सरोगेसी में एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज ART एक्ट। ART एक्ट भी 2022 में आया अलॉन्ग विद सरोगेसी एक्ट। सरोगेसी का तो सिंपल मीनिंग है अपने सरोगेट मदर के थ्रू अपना बेबी, मतलब द बेबी हैज बीन बोर्न थ्रू द सरोगेट मदर। नाउ व्हाट इज दिस ART? ART का बेसिक, ART जो है वो आपकी वो सारे मेथड्स को मेडिकल मेथड्स को इंक्लूड करता है जहां पर नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है बट आर्टिफिशियल मोड्स के थ्रू कंसीव हो रहा है। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल मोड्स क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल मोड्स का बहुत सिंपल सा मतलब है, आर्टिफिशियल मतलब IVF सुना होगा आपने, बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे IVF के। अब IVF के अंदर द एम्ब्रियो इज जनरेटेड आर्टिफिशियली इन अ प्रॉपर क्लिनिक इन अ रजिस्टर्ड एरिया। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए भी हम लेकर आए ART एक्ट। अब ये ART एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, ART एक्ट के अंदर नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक एस्टैब्लिश हुआ और क्लिनिक्स एस्टैब्लिश हुए। ये वो क्लिनिक्स हैं जो रजिस्टर्ड है अथॉरिटी में और सिर्फ यही क्लिनिक्स को अलाउड है रिप्रोडक्शन ऑफ अ चाइल्ड थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART टेक्नोलॉजी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के थ्रू हमने रेगुलेट करने की कोशिश करी सारे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, लाइसेंस, लाइसेंस लेना किसी भी क्लिनिक को काम करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर 5 साल में मुझे लाइसेंस को रिन्यू भी कराना पड़ेगा। उसके बाद जो नेशनल और स्टेट बोर्ड ऑफ सरोगेसी मैंने आपको पीछे बताया, ये नेशनल सरोगेसी बोर्ड एंड स्टेट सरोगेसी बोर्ड, यही ART एक्ट के अंदर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होंगी। ठीक है, यही बोर्ड्स ART से रिलेटेड बाकी सारे बातों को भी रेगुलेट करेंगे, पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। इनका बेसिक काम होगा पॉलिसी फ्रेमवर्क देखना, रिव्यू करना, मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब कवर्ड है अंडर, दे आर टू बी डन बाय नेशनल एंड स्टेट सरोगेसी बोर्ड। Many offenses have been also introduced under this particular legislation। कैसे offenses? यदि आप इलीगल परचेज करते हो एम्ब्रियोज का, इलीगल स्पर्म डोनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है कपल या डोनर, तो आपके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज किया जा सकता है, फाइन भी हो सकता है 5 से 10 लाख रुपए तक का। और तब भी यदि आप ये पर्टिकुलर चीजें कंटिन्यू करते हो तो आपको 8 से 12 साल तक की सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ऑल्दो ART एंड सरोगेसी एक्ट दोनों भाई भाई लेजिस्लेशंस है, बट हमसे इन सब चीज़ों के बारे में, बेसिक्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये लेजिस्लेशंस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके साथ ही डिस्कस करी। ऑलराइट, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस आपने काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी जजमेंट्स के अंदर कवर किए होंगे। ठीक है, ये एनैक्ट हुआ था 2012 में और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं।
पॉक्सो एक्ट में बेसिकली चाइल्ड के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट क्राइम्स दिए हुए हैं, और इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता, बिकॉज वेन एवर यू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड दैट इज कंसिडर्ड वेरी ग्रेव एंड वेरी हीनियस, ग्रेव एंड हीनियस। तो सिंपल सी बात है, एक बात जो हमें याद रखना है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये कवर नहीं करता, ये एक जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब ये ऑफेंसेस अगेंस्ट अ बॉय चाइल्ड एंड अ गर्ल चाइल्ड दोनों इंक्लूड करता है, गर्ल एंड बॉय दोनों को ये इंक्लूड करता है। अब ये बहुत सारे टाइप के ऑफेंसेस को कवर करता है। सेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जब भी एक चाइल्ड के साथ कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन करता है इनटू द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द माउथ ऑफ द चाइल्ड, देन ही इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसका पनिशमेंट कहाँ दे रखा है? इसका पनिशमेंट सेक्शन 4 में दे रखा है। ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। एक या दो लैंडमार्क केसेस है जो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस करे हैं, जहां पर हमारे पास पॉक्सो के सेक्शन 3 और 4 को बार बार रेफर किया गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेक्शंस मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अब सेक्शन 3 के अंदर दिया हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जब भी किसी चाइल्ड के साथ उसके माउथ या उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन होगा तो सेक्शन 3 का ऑफेंस कमिट होगा, और वो पनिशेबल होगा सेक्शन 4 में, जहां पर इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 10 years and which may extend to life imprisonment also, because committing penetrative sexual assault to a child is considered as a very grave offense। ठीक है, अब ये जो मिनिमम सेंटेंस है ना, ये 20 years तक भी एक्सटेंड की जा सकती है यदि वो चाइल्ड बिलो 16 years है तो। ठीक है, चाइल्ड कौन है? कोई भी जो 18 साल से कम हो। उसमें पनिशमेंट का जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाता है यदि वही चाइल्ड 16 years से कम होगा तो। ठीक है, देन सेक्शन 5 है एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। यदि सेक्शन 5 के हिसाब से एग्रावेटेड किस कंडीशन में हो जाता है? जब यही चीज कमिट की जाए बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी और where there is a blood relation between the victim and child, or if the child has suffered any kind of injury। ठीक है, या फिर विक्टिम इसके कारण प्रेग्नेंट हो जाए। ये 4 चीजें सेक्शन 5 के अंदर जो है वो एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। यदि इन चारों में से कोई भी चीज होती है तो आपके ऊपर सेक्शन 3 नहीं सेक्शन 5 एनफोर्स किया जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पनिशमेंट और ज्यादा है। ठीक है, इसमें भी 10 years दे रखा है, बट विच में एक्सटेंड टू 20 years है। सिंपल सी बात है, में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो दिस इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। उसके बाद सेक्शन 7 में बात हुई है ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, उसमें पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट है 3 और 5 के लिए। 7 में नॉर्मल सेक्सुअल असॉल्ट है विच में इंक्लूड टचिंग द चाइल्ड ऑल्सो। ठीक है, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जहाँ पे चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है या वाइस वर्सा होता है। यूजुअली हमें बोला जाता है कि स्कूल्स में ये सब बातें हम सिखाएं, चाइल्ड अवेयरनेस, सेक्सुअल अवेयरनेस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चाइल्ड को समझाना गुड टच बैड टच। तो जो बैड टच वाले केसेस है वो कहाँ पे पनिशेबल होते हैं? वो सेक्शन 7 के अंदर पनिशेबल होते हैं, और इसमें भी पनिशमेंट, इसका पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखा है सेक्शन 8 के अंदर, विच इज 3 years to 5 years। ठीक है, 3 से 5 साल तक का पनिशमेंट इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए सेक्शन 8 के अंदर कोर्ट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 9 में एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट दिया हुआ है, और सेक्शन 10 के अंदर उसका पनिशमेंट दे रखा है जो कि कम से कम 5 साल से 7 साल होगा। ठीक है, एग्रावेटेड फॉर्म मतलब कब? जब विक्टिम और ऑफेंडर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हो। तो यदि अंडर अथॉरिटी या अंडर रिलेशनशिप और सेक्सुअल असॉल्ट कमिट हो रहा है तो वो एग्रावेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक रूल है पॉक्सो एक्ट का जो हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 11 में दे रखा है सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। सेक्सुअल असॉल्ट का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, जब भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल कंटेंट, ठीक है, किसी भी चाइल्ड को दिखाया जाएगा या विक्टिम अंडर दिस एक्ट थ्रू एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन,
मैसेज के थ्रू दिखाएं, विजुअल दिखाएं, कैसा भी दिखाएं, जब भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी वल्गर इंफॉर्मेशन वल्गर इंफॉर्मेशन या फिर अब्यूजिव जेस्टर्स करता है इंक्लूड, तो ये सब होगा ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अंडर सेक्शन 11। अब पॉक्सो में जो बात मुझे याद रखनी है ना, वो मुझे ये याद रखनी है कि पॉक्सो में 3 टाइप के ऑफेंसेस बेसिकली चाइल्ड से रिलेटेड दिए हुए हैं। पहला पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, फिर एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट है, फिर सेक्सुअल असॉल्ट है और सेक्सुअल हरासमेंट है। और इन तीनों में डिफरेंस है, पेनिट्रेटिव अलग है, सेक्सुअल असॉल्ट अलग है और हरासमेंट अलग है। Assault will include touching, doing any physical activity which does not include penetration, और penetration हुआ तो वो 3 और 5 में चला जाता है, पर 7 में तब रहता है जब आप बिना penetration के ऑफेंस कर रहे हो। 11 में जब आपने वर्बल ऑफेंस किया, कुछ दिखा के ऑफेंस किया, वो सारे केसेस 11 में कवर हो जाते हैं। तो ये सब सेक्शंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 11 का पनिशमेंट प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 12, ठीक है, which includes imprisonment for a maximum period of 3 years। और सभी में एक बात याद रखनी है, एग्रावेटेड तब हो जाएगा जब वो बाय पर्सन इन अथॉरिटी होगा या फिर ब्लड रिलेशन के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 13 के अंदर दे रखा है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। यदि आप किसी भी चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी के लिए यूज करते हो थ्रू मीडिया, ठीक है, इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो ऑफेंस कमिट किया जाएगा ना। वो इज अ टर्म दैट इज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन has been used here. Now what is sexual gratification? Basically sexual gratification का मतलब है representation of the sexual organ of a child. So if you are showing and representing any of the sexual organ of the child, then you are committing the offense of sexual gratification, ठीक है। सेक्शन 16 के अंदर इन सारे ऑफेंसेस का अबेटमेंट भी पनिशेबल होता है। सो इफ यू आर नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कमीशन ऑफ द ऑफेंस बट यू आर अबेटिंग दैट ऑफेंस, देन ऑल्सो यू विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट, ठीक है। 2019 में 2019 के अंदर स्पेसिफिकली अमेंडमेंट हुआ था पॉक्सो एक्ट के अंदर, और ये अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे पनिशमेंट्स जहाँ पे 7 इयर्स प्रिस्क्राइब था उसको इंक्रीज करके 10 इयर्स कर दिया गया। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस अमेंडमेंट के अंदर ये जो पनिशमेंट थी ना वो डिवाइड की गई अंडर 16 इयर्स विद द चाइल्ड, ठीक है, अंडर 18 तो है ही, चाइल्ड तो 18 इयर्स है ही, 16, 18 एंड अंडर 12। और इसका जो सीधा सीधा रीजन था वो था 2018 का क्रिमिनल अमेंडमेंट, जिसने आईपीसी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कवर किए थे, जहाँ पे पनिशमेंट का ग्रेविटी चेंज हो गया था फॉर एन ऑफेंस बीइंग कमिटेड विद somebody who is under 12 years and under 16 years. So it had a direct relationship in this particular format, ठीक है। So I hope it also introduced the concept of it made the provisions of child pornography more stringent, ठीक है। स्टोर करना भी ऑफेंस हो गया अब कमर्शियल पर्पस के लिए, अपने पास रखना भी ऑफेंस हो गया, सिर्फ रिकॉर्ड करना पहले ऑफेंस था, अब उसको स्टोर करना भी ऑफेंस हो गया, और इसकी पनिशमेंट को भी इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। भले ही वो चीज़ डिलीट हो जाती है रिकॉर्ड्स में से, लेकिन तब भी वो इंडिविजुअल पनिशेबल होगा। ये नया कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू जो पॉक्सो एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज सुपर सुपर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019। अब ये राइट टू अमेंडमेंट एक्ट 2019, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो बाय फाइलिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आरटीआई, और ये एक्ट अकाउंटेबिलिटी लाता है गवर्नमेंट की, and this ensures that the government working is transparent in nature। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट से इंट्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने लाकर जो ओरिजिनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं
वो the basic motive of this amendment was to make information officers more accountable. ठीक है, इस एक्ट ने इंडिपेंडेंस टेक अवे की ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, एंड इसलिए ये काफी डिस्प्यूटेड भी था पार्लियामेंट में। बहुत सारा डिबेट्स इसके ऊपर हुआ था क्योंकि इसने टेक्निकली इंफॉर्मेशन ऑफिसर से अपना सो मोटा एक्शन को काफ़ी कम किया और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पावर्स ले ली, क्योंकि इसने टर्म फिक्स कर दिया इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का एंड पे फिक्स कर दी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पावर्स पहले इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंजॉय करते थे इस एक्ट में, वो सारी पावर्स अब एम्बॉडी अपॉन कर दी गई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ओवरऑल दिस में बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, क्योंकि पहले ये पावर्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास थी, अब ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ट्रांसफर कर दी अंडर द गिवन एक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Alright, this has took away the independence of the information commissioners overall. So इस perspective से ये particular act जो है ये बहुत important है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेबर कोड 2020 में पहले हमारे पास लेबर लॉज थे जिसमें एनुमरस लेबर लेजिस्लेशंस थे। 2020 में मोदी गवर्नमेंट लेकर आई लेबर कोड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई लेबर कोड। अभी लेबर कोड क्या चीज़ है भाई? एक सिंपल सी बात है, लेबर कोड है मतलब कोई चीज़ तो ऐसी है जो कोडिफाइड है, ठीक है। Although this is not yet enforced in the country, but it is available on the website and it is open for comments right now. Alright, and it is a very important step towards codifying all the prevalent labor laws in the countries. ठीक है, 4 लेबर कोड्स प्रपोज किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पहला है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, फिर OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड कोड ऑन वेजेस एक्ट। अब हमारे पास बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो कि मिलके हमारे लिए लेबर लॉज बनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि लेजिस्लेटर्स ने बेसिकली ये ट्राई किया है कि इन सारे लेबर लॉज को कंपाइल करके इन 4 कोड्स के अंदर उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करें एंड इन इंडिविजुअल कोड्स के थ्रू कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, उस क्वेश्चन को मैं आपके आंसर करती हूँ। मैं आपको चारों कोड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कोड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कोड ऑन वेजेस है 2019, जिसको वेजेस कोड भी बोलते हैं। इसके थ्रू एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ रिव्यू आफ्टर 5 ईयर्स का। ये मैकेनिज्म पहले नहीं था। अब it is important to review the entire code in a period of 5 years. टाइम चेंज होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। इक्वल पे इक्वल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस हुआ इस कोड के थ्रू। ऑलरेडी पहले था बट नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड एंड दिस इज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये स्पेसिफिक कोड लेकर आया है वो लेकर आया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। अब इस लेबर कोड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो भी कवर किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वल पे इक्वल वर्क प्रिंसिपल लेबर कोड, ये कोड ऑन वेजेस का प्रिंसिपल है, रिव्यू का वेजेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस की सीलिंग लिमिट है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मिनिमम वेज का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में, वो प्रिंसिपल्स भी लेबर कोड का पार्ट रहेगा। प्लस जो पेमेंट ऑफ वेजेस वाला क्राइटेरिया है जो 18,000 था, दैट हैड बीन इंक्रीज टू 24,000। तो वेज सीलिंग लिमिट जो है वो 18 से 24,000 कर दी। ऑलरेडी ये सब हो चुका है पर इसको कोडिफाइड फॉर्मेट में लेकर आई है लेजिस्लेचर, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब बातें कौन से कोड का पार्ट है। हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्लाइंट मेन कोड्स के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की काफ़ी हाई है, तो हमें इसे प्रॉपरली प्रिपेयर करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ लेबर कोड के, इसमें कोड ऑफ वेजेस की यदि मैं बात करूं तो इक्वल पे इक्वल वर्क इसका पार्ट है, सीलिंग लिमिट इसका पार्ट है, मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी कोड का
पार्ट है। तो ये बातें हम एनीवे लेबर लॉ में बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कोडिफाइड फॉर्मेट में पहली बार कोर्ट लेकर आया है, लेजिस्लेटर्स लेके आए हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड के थ्रू ईएसआईसी जो पूरा का पूरा स्कीम है वो पूरा का पूरा कोडिफाई कर दिया है, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट टू वर्कर्स है, फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स अंडर द स्कीम एंड डिस्पेंसरीज, दवाइयाँ भी फ्री has been proposed here, ठीक है। then this proposal and this scheme has been open to all the unorganized sector workers also। ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉमन टू ऑल कोड है, ये बात मुझे याद रखनी है, ठीक है। देन the concept of UAN has been introduced here। now what is this UAN? UAN का मतलब है कि जितने भी ESIC बेनिफिट्स हैं, EPFO बेनिफिट्स हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी मिल सके, उसके लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने का प्रपोजल इस पर्टिकुलर कोड के अंदर दिया गया है। एंड दिस यूएएन विल बी आधार बेस्ड। तो इस कोड के थ्रू यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है इन स्पेसिफिकली ईएसआईसी पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसके थ्रू इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत सारे राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इस कोड के अंदर मैक्सिमम जो चीजें कवर की गई हैं वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कवर की गई हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट आया वन नेशन वन राशन कोड का। राशन कार्ड के बेसिस पे बहुत सारे अलाउंसेस इसके अंदर दिए जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट इसका पार्ट बन चुका है। पुराने लेबर लॉ में नाइट में काम करने का राइट वुमेन्स के पास नहीं था। वुमेन एम्पावरमेंट की पहली स्टेप जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है वो ये की गई है कि नाउ द वुमेन्स हैव राइट टू वर्क एट नाइट ऑल्सो, सो दे मे वर्क एट नाइट ऑल्सो एट वट एवर दे वॉन्ट। प्लस अ नेशनल डेटा बेस has been proposed to be prepared in this particular code, which will be for interstate migrant workers। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन को बहुत हद तक इस स्पेसिफिक कोड के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। एक हेल्पलाइन फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने का भी प्रपोजल यहाँ पर मिला है। और यदि कोई भी फ्री चेकअप, ये सारे जो पूरे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्री चेकअप इंश्योर करना, बेनिफिट देना, ये सब बातें इस कोड का पार्ट है। मेटर्निटी बेनिफिट भी इसी कोड का पार्ट है। मेटर्निटी बेनिफिट एनीवे इंक्रीज हो चुकी है इन 2017, ठीक है। पहले ये मेटर्निटी बेनिफिट 12 हफ्ते की थी, अब ये मेटर्निटी बेनिफिट डायरेक्टली 12 हफ्ते से 12 वीक्स से 26 वीक्स की कर दी गई है। So that is also a part of this specific code only. That is what we will have to remember from this specific case. Then Industrial Relation IR Code 2020, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला जो हमारा एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट जो था उसके सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर करता है। इसके अंदर फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ऑलरेडी वी हैव लेबर कोड ट्रिब्यूनल, उस ट्रिब्यूनल के ऊपर और टाइम बाउंड केसेस कंप्लीट करने का रूल ये स्पेसिफिक रिजॉल्व कर रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो होगी उसमें 2 मेंबर्स होंगे जिनका स्पेसिफिकली काम होगा स्पीडी डिस्पोजल इंश्योर करना केसेस का, ठीक है। ट्रेड यूनियन वाली सारी बातें इसी स्पेसिफिक कोड का पार्ट है जो हम पढ़ते आए हैं। देन इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर मेल एंड फीमेल, इक्वल पे इक्वल वर्क वाज द पार्ट ऑफ कोड ऑन वेजेस लेबर, द कोड ऑन वेजेस, ठीक है। बट इक्वालिटी ऑफ पेमेंट बिटवीन मेन एंड वुमेन इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन वेरी कॉमन पॉइंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ये स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं। तो ये तो कॉमन है टू ऑल द कोड्स इन द लेबर कोड कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ये स्पेसिफिक राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ऑलराइट, ऑलराइट।
सो दिस इज ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लेबर कोड पर से। लेबर कोड में ये चारों चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं और ये चारों चीजों के अंदर क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हमसे इन सब पॉइंट्स के ऊपर कोई भी फॉर्मेट में क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है और मैं ब्रीफली लेकर आई हूँ वो है फार्म्स एक्ट। अभी अभी 2020 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटर्स जो हैं वो तीन इंपॉर्टेंट बिल्स लेकर आए थे जिनको हमने फेमसली फार्म बिल बोला, जिनको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और ये तीनों एक्ट बने। लेकिन रिसेंटली यही सब रिपील हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मर्स एजिटेशन हमने पूरी कंट्री में देखे जहाँ पे फार्मर्स वर अगेंस्ट ऑल दीज थ्री बिल्स। नाउ व्हाई दीज एक्ट्स और बिल्स आर इम्पोर्टेंट? रिपील तो हो गए पर एग्जाम में तो हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें तो एज अ स्टूडेंट सब कुछ पढ़ना ही है और सब कुछ हमें पता होना चाहिए। मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करती हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों चीज़ों में क्या है। वील नॉट लुक अपॉन इन टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दीज थ्री एक्ट्स, वील लुक अपॉन इन टू the legal point of view of these three acts. पहला है मेरा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। स्पेसिफिकली इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट, विद इन द स्टेट एंड विद इन टू स्टेट्स में सर्कुलेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस को ये पर्टिकुलर एक्ट ने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी बाय इंट्रोड्यूसिंग सम ऑफ द अल्टरनेटिव ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स। कुछ अल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। फार्मर जनरली मंडी में अपना सामान बेचता है एक यूनियन को, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें एट द एंड फार्मर को काफ़ी कम प्राइस पेमेंट होता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन ने अल्टरनेटिव ट्रेडिंग का मैकेनिज्म लाया था इस एक्ट के अंदर। इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रेडिंग के अंदर फार्मर्स प्रोड्यूस कैसे सर्कुलेट होंगे इन द APMC मार्केट्स, इसको पूरा रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म लेकर आए थे एंड द फार्मर्स वर नॉट हैप्पी विद इट। ऑलराइट, देन को इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी इंट्रोड्यूस की थी इसी लेजिस्लेशन के अंदर। तो ओवरऑल इट हैड थ्री बेसिक पॉइंट्स कवर्ड। पहला, व्हाट इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस through APMC markets and some alternative trading mechanisms in the format of contract farming, जो मैं आगे बताऊंगी दूसरे लेजिस्लेशन में वो आया है, ठीक है। And it also introduced electronic trading per se. Then the second important legislation here is Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farmer Service Act. ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन था जिसपे फार्मर्स ने सबसे ज़्यादा एजिटेशन किया। अब क्यों किया? देखो, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिटवीन फार्मर एंड बायर। बायर है हमारा KFC, ठीक है, KFC लेते हैं, मैकडी लेते हैं, चलो ठीक है। मैकडी के बर्गर सबको पसंद होंगे, उसमें मैक आलू टिक्की सबका फेवरेट बर्गर है हमेशा से। मैक आलू टिक्की के लिए कम से कम मैकडी को अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ आलू लगता है। अब आलू कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आलू आखिरी में प्रोड्यूस कर रहा है हमारा फार्मर। बिफोर दीज एक्ट्स, नो ऑल्दो दीज एक्ट्स हैव बीन रिपील्ड, बट इस एक्ट को छोड़ देते तो क्या मैकेनिज्म था ट्रांसफर का? ये फार्मर मार्केट में माल बेच रहा था और फिर मार्केट से ये सब चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके थ्रू दीज बिग जाइंट्स पहुंच रही थी, ठीक है। हु आर द एंड यूजर of this produce which has been produced by the farmer himself. So the central legislation came up with the idea of contract farming, ठीक है, wherein irrespective wherein irrespective of the price change the farmer can directly enter into a contract with the buyer which is actually the end user। जैसे कि एक फार्मर जो फॉर इंस्टेंस मध्य प्रदेश में कहीं पर आलू प्रोड्यूस कर रहा है, वो डायरेक्टली मैकडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जहां पे वो मैकडी को आलू देगा एट अ फिक्स प्राइस।
उस टाइम पे 10 रुपये रेट भी चल रहा है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसने 20 रुपीज पर केजी फिक्स कर रखा है, तो मैकडी को 20 रुपीज पर केजी ही फार्मर को पे करना पड़ेगा। बट इसका अदर वे अराउंड भी था, यदि वो प्राइस 80 रुपीज चल रहा है इन द मार्केट फॉर आलू, देन ऑल्सो द मैकडी इज एंटाइटल्ड टू पे ओनली 20 रुपीज पर केजी टू द फार्मर. So where this contract farming had certain benefits for the farmers, it had certain disadvantages also. ठीक है, अब जहाँ पे बेनिफिट्स थे वहाँ डिसएडवांटेजेस भी थे बहुत सारे, लेकिन इसने पूरी तरीके से इंटरमीडिएटरी को हटा दिया. And this became a very important and integral reason of the all the agitations we saw against these farm bills. ठीक है, प्लस प्राइसिंग का जो पूरा खेल था उसको रेगुलेट करा इसी लेजिस्लेशन ने. प्राइसिंग के पूरे खेल को मैंने बताया 10 रुपए का हो 20 रुपए का हो, मेरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि एंटर हुई है मैकडी के साथ 20 रुपए पर केजी में, तो मेरे को 20 रुपए पर केजी ही वो पे करेगा, उससे ऊपर भी पे नहीं करेगा, उससे कम भी मुझे पे नहीं कर सकता. तो ये पूरा का पूरा लेजिस्लेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आइडिया था, ये फार्मर्स वर नॉट इनटू फेवर ऑफ इट एट ऑल. प्लस द इंटरमीडियरी वाज आल्सो नॉट इनटू फेवर ऑफ इट. So this was the major reason of dispute against these farmers bill. लेकिन अब एक बात और मुझे पता करनी है, इसके अंदर मुझे एक और बात पता होना चाहिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. इस केस के अंदर इसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंदर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमिकेबली एंड थ्रू डिफरेंट एरिया मैकेनिज्म्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन. देन लेट्स मूव ऑन. Next legislation is Essential Commodities Amendment Act, which was a part of Farm Bill again. इसके अंदर ये हुआ था दैट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी थी रेगुलेट करने की द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, एंड मैनी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज वर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, which became another reason of agitation of the farmers against these farm bills. तो ऐसी कुछ कमोडिटीज जो पहले इसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस था का पार्ट था, उनको हटा दिया गया इस लेजिस्लेशन के थ्रू. प्लस गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स करने का डिसीजन लिया खुद अपने हाथ में फॉर दीज इसेंशियल कमोडिटीज. सो दिस अगेन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द फाइट बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट एज टू द रीजन ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट दिस फार्मर्स एक्ट एंड द फार्मर्स बिल ओवरऑल. Although this has been repealed currently, but then also it's very important exam point of view से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं इन तीनों के बारे में. तो ये कुछ लीगल पॉइंट्स थे जो मैंने इसके प्रोस्पेक्टिव में कवर करे. इसके बाद लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत इंटीग्रल चेंजेस आए 2019 में बहुत सारे पैरामीटर्स पे. पहला था रोड एंड एनवायरमेंट हेल्थ. व्हीकल्स को, ऐसे व्हीकल्स जो एनवायरमेंट के लिए सेफ नहीं है उनको डिसअलाउ कर दिया टू बी ऑन रोड्स. तो रोड पे अब वही व्हीकल चल सकता है आफ्टर दिस अमेंडमेंट विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे रोड सेफ्टी रूल्स का इंक्रीज कर दिया गया. पेनल्टी इंक्रीज हो गया. फिटनेस ऑफ व्हीकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी लेना मैंडेटरी हो गया इन द अमेंडमेंट. ठीक है, मैंडेट हो गया इन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को लेना. सर्टिफिकेट के बिना यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल ऑन द रोड. नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ थ्रू द अमेंडमेंट, जिसका बेसिक काम था एडवाइजरी, इंश्योर करना. कुछ भी चेंज लाना है मोटर व्हीकल एक्ट में, कुछ भी रूल्स इन्फोर्स करने हैं, तो ये सब बातें नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का काम हो गया. कंपनसेशन फॉर विक्टिम ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स. यदि कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई भी विक्टिम सफर हो रहा है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय द अमेंडमेंट एक्ट 2019. फिर है कंपल्सरी इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के बिना यू कैन नॉट रन अ व्हीकल ऑन द रोड. आप कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाएंगे, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मैंडेटरी लेनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको स्किप आउट करने का. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ गुड समर्थन. अब वो हु इज दिस? दिस इज द पर्सन हु हेल्प्ड एन एक्सीडेंट सर्वाइवर. कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी, किसी ने उसकी बाय स्टैंडर ने उसकी हेल्प की, किसी स्ट्रेंजर ने उसकी हेल्प की टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल.
देन अंडर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट उसके प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कवर किए गए हैं। उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, उसे कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसके साथ अननेसेसरीली इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ये सब पैरामीटर्स अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए, जहाँ पे ऐसे लोग जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं और जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स को हेल्प कर रहे हैं, उन सबको प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर द 7th पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ गुड समर्थन। देन ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स का ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे शुड हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेट, दैट इज योर ड्राइविंग लाइसेंस का कॉन्सेप्ट विच इज इशूड ओनली आफ्टर पासिंग अ ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस मेंटेन किया जाएगा, उसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन की भी सब डिटेल्स डाली जाएंगी। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ये फंड क्रिएट किया है for people who will be suffering because of accidents, उनको बेनिफिट करने के लिए ये सारे फंड यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ठीक है, इसके बाद टैक्सी एग्रीगेटर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो लेकर आए। जितने भी आप इंटरमीडिएट देखते हो, ओला, उबर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनका काम है आप उनके एप्लीकेशन पे कोई भी चीज़ बुक करो, आपको ड्राइवर लेने आएगा, एक जगह दो जगह छोड़ेगा। टैक्सी एग्रीगेटर्स के ऊपर इंटरमीडियरी लाइबिलिटी एनफोर्स की गई है। ठीक है, वो भी लाइबल होंगे और उनका काम भी है सारे के सारे रोड सेफ्टी पैरामीटर्स को इंश्योर करना। ठीक है, ये ड्यूटी उनके ऊपर भी एनफोर्स अपॉन की गई है कि वो सारे के सारे रोड सेफ्टी पैरामीटर्स को इंश्योर करें। देन द लास्ट लेजिस्लेशन फॉर टुडेज सेशन इज स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। अमेंडमेंट आया 2018 में, इसके पहले हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब है अदर देन कंपनसेशन, रिलीफ ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ। नाउ देयर वर मेनी इंटीग्रल चेंजेस विच वर मेड। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के पास पहले डिस्क्रिशनरी पावर था। बिफोर दिस अमेंडमेंट कोर्ट्स के पास पहले डिस्क्रिशनरी पावर था, यदि उन्हें लगता है तो ही वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड करते थे, वरना उनके ऊपर कोई मैंडेट नहीं था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई करने का। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट मैंडेटरीली नाउ द कोर्ट हैज टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली सब्जेक्ट टू 3 important clauses, that is section 11 clause 2, section 14 and section 16। तो किन किन चीजों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट किया जा सकता, वो 11 क्लॉज 2, 14 और 16 में दे रखा है। बाकी सब चीजों का कोर्ट को मैंडेटरीली प्रेयर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना पड़ेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए। द रीजन इज कि इन केसेस का डिस्पोजल बहुत ही स्पीडीली किया जा सके विद इन 12 मंथ्स। तो बहुत सारे सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए जहां पर ध्यान में रखा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, प्लस ग्रांट ऑफ इंजंक्शन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी हटा दिया गया। अब आप इमेजिन करो, आपकी सिटी के अंदर कोई बड़ा सा मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके ऊपर इंजंक्शन लग जाए, स्टे लग जाए, तो बहुत सारे लोगों को उसके कारण अफेक्ट पड़ता है और प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को देखते हुए 2018 अमेंडमेंट के थ्रू ये डाला गया कि अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप इंजंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के केस में कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकता, ना ही टेम्पररी ना ही परमानेंट। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर सेक्शन 10। कोर्ट को यदि लगता है कि उन्हें एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वहां पर कोर्ट जो है वो किसी भी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है फॉर एडवाइजरी ओपिनियन। देन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अग्रीव्ड पार्टी रिकवरी कर सकती है लॉसेस की फ्रॉम द एजेंट एज वेल। ठीक है, एजेंट के थ्रू भी आप अपना कॉस्ट रिकवर कर सकते हो यदि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी लॉसेस होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल भी यहाँ पर ले डाउन किया गया बाय द कोर्ट, जहां पर एनीबडी कैन रिकवर अ लॉस if there is any if can recover a loss directly from the agent or the party other than the principal if any loss has been incurred on account of breach of contract. This is another integral amendment which has been made through specific relief amendment act 2018. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें मुझे याद रखनी पड़ेगी, मुझसे कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये कुछ लेजिस्लेशंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। इफ यू वांट मी टू कवर समथिंग एल्स, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियोस, गो ऑन द टास्क सर्च बार, सर्च लीगल एज आफ्टर कॉलेज, हमारी वीडियोस देखो, हमें मोटिवेट करो। आप लोग की मोटिवेशन से हम लोग ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अभी क्लैट पीजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास हो चुकी है 10th 11th और आज 12th को आपकी थर्ड क्लास थी। आपने ये नहीं देखा है तो एक बार इसको देखो। आज ऑल इंडिया ओपन मॉक भी आपके लिए ओपन है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको जाओ, अटेम्प्ट करो, अपना प्रिपरेशन चेक करो। 13th 14th और 15th को हम आपके लिए मास्टर क्लास लेके आ रहे हैं क्लैट पीजी की, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। इसके लिए आपको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन नीचे टास्क बार में मिल जाएगी। 22 जून को हम मास्टर क्लास लाएंगे एलिट पीजी एनएलयूडी के पेपर के लिए, ये भी आने वाला है। थोड़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, साथ में सीखेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। 22 जून को ऑल इंडिया ओपन मॉक है एलिट पीजी का। एग्जाम राउंड द कॉर्नर है, आने वाला है एग्जाम। बकअप करो अपना प्रिपरेशन, मोराल नहीं डाउन करना है, पढ़ते रहना है, प्रिपेयर करते रहना है। एंड कुछ भी लगता है, if you want us to bring something else for you on which we can help you, just drop a message in the chat box below. And all the best, and please revise all these important amendments and statutes. Good day, students.